नमस्कार, मैं रविश कुमार। चीज़ें वैसी ही चलती रहेंगी, लेकिन हमारी खूबी ये है कि हम एक दिन के लिए तो जागते हैं, और जब जागते हैं तब दिन भर के लिए जागते हैं। उसके बाद चीज़ें फिर से वैसे ही चलने लगती हैं। भारत की राजधानी दिल्ली में 1997-98 के आंकड़े के हिसाब से 355 तालाब थे और 44 झीलें थीं। इंटेक नाम की संस्था ने जब झीलों को लेकर सर्वे किया तो पता चला कि 15 साल में आधी से ज़्यादा झीलें गायब हो चुकी हैं। इन सब पर बिल्डरों ने सरकार की अनुमति से मकान बना लिए हैं और मकानों की कीमत बढ़ती गई तो लोगों ने तालाब तक भर डाले। बस आपको याद दिलाना चाहते हैं कि 2 साल पहले चेन्नई की तरह दिल्ली की इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भी मानसून की बरसात में डूब चुका था। यात्रियों को घुटने भर पानी में चलना पड़ा था। जिस दिन ये कांड हुआ उस दिन दिल्ली में 36.6 मिलीमीटर बारिश हुई थी, लेकिन हवाई अड्डे के पास 117.8 मिलीमीटर, वो भी 4.5 घंटे में। अधिकारियों की तरफ से अजीब से तर्क दिए गए कि बारिश ज्यादा हो गई और आसपास के इलाकों में खराब ड्रेनेज यानी पानी की निकासी की व्यवस्था के कारण हवाई अड्डे में पानी भर गया। जैसे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाने से पहले लोगों का ध्यान ही नहीं आया कि यहां बारिश भी हो सकती है। कई बार हम 100 साल के रिकॉर्ड के आधार पर कहने लगते हैं कि इतनी बारिश 60 साल या 70 साल में नहीं हुई। करोड़ों साल की उम्र है धरती की, क्या हम 100 साल के आंकड़े के हिसाब से दावा कर सकते हैं? जाहिर है एयरपोर्ट बनाते समय इन सब बातों का ध्यान नहीं रखा गया। अब इस पर कुछ नहीं कहेंगे, यह जरूर कहना चाहेंगे कि जिस जगह पर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है वहां कभी 10 बड़े तालाब हुआ करते थे जो शायद इतनी बारिश के पानी को सोख लेने के लायक होंगे, अपने आंगन में जमा कर लेते होंगे। अब तालाब भरकर हवाई अड्डा बनाएंगे तो पानी नीचे कैसे जाएगा? 9,000 करोड़ के बजट वाले हवाई अड्डा के सामने पुरखों की सहज बुद्धि के आधार पर बने तालाबों की क्या औकात। तो ये एक छोटा सा प्रमाण है इस बात का कि हम इसके बाद भी नदियों की जमीन पर निर्माण कार्य करते ही रहेंगे। T3 डूब जाता है जबकि वो नदी के किनारे नहीं है। फिर भी जब हवाई अड्डा डूब जाए तो समझिए कि विकास के नाम पर हमने जो किया है उसकी सजा भुगतने का वक्त आ गया है, बल्कि भुगत रहे हैं किश्तों में। कोसी नदी की बाढ़ में हम भुगत चुके हैं, केदारनाथ की त्रासदी की सजा भुगत चुके हैं, झेलम नदी की सजा भी हम भुगत चुके हैं। ये चेन्नई एयरपोर्ट है आपकी स्क्रीन पर। इससे पहले हम दिल्ली एयरपोर्ट के भीतर का नजारा देख ही चुके। एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर से ये तस्वीर ली गई है। जानकार कहते हैं कि जब भी नदी में बाढ़ आएगी एयरपोर्ट को नुकसान उठाना पड़ेगा, क्योंकि एयरपोर्ट अडियार नदी के फ्लड बेसिन पर बना है। फ्लड बेसिन मतलब बाढ़ के दिनों में नदी का पानी जहां तक जाता है। यह इलाका नदियां अपने सदियों के अनुभव के आधार पर बना लेती हैं। आप किनारे कुछ भी बना लीजिए, वो कितनी भी सूख जाएं लेकिन एक ना एक दिन लौटकर आती हैं। यमुना नदी का पानी भी दिल्ली में भर जाता है और मीठी नदी का पानी मुंबई को डुबो देता है। देश का ये एक चौथा बड़ा एयरपोर्ट है। यहां दिन में 15 लाख यात्री आते जाते हैं। नदी के ऊपर रनवे होने का गौरव चेन्नई को प्राप्त है और अब नदी को भी एयरपोर्ट को डुबो देने का गौरव प्राप्त हो गया है। आपको 2008 में बिहार में कोसी नदी में आई बाढ़ तो याद ही होगा। राष्ट्रीय मीडिया को जब तक खबर लगती तब तक कोसी 20 लाख लोगों को विस्थापित कर चुकी थी, 3 लाख घरों को तबाह कर चुकी थी। कोसी में बाढ़ आएगी इस पर किताब लिखने वाले अब रिटायर होने की उम्र में पहुंच गए हैं। क्यों बाढ़ आएगी हम सब जानते हैं, मगर तबाही के कुछ दिनों बाद भूल जाते हैं। कारण सिंपल है, कोसी नदी के दोनों तरफ बांध बना दिया गया। नदी का गाद जमा होते होते नदी बांध के ऊंचाई से ऊपर बहने लगी। बारिश के कारण पानी इतना जमा हो गया कि कई जगहों पर पानी की रफ्तार से बांध में दरार आ गई। सबको पता था और पता है कि कोसी नेपाल से भारी मात्रा में गाद लेकर आती है। सबको यह भी पता था और पता है कि बारिश के समय कोसी आसपास के इलाकों में फैल जाती है और तबाही लाती है। लेकिन बांध बनते ही इसके फैलाव वाली जगह में लोगों ने घर बनाने शुरू कर दिए। पहले इस इलाके के बच्चे को तैरना आता था। लोगों के पास नावें होती थी क्योंकि कोसी की बाढ़ का पता था कि वो आएगी। मगर बांध पर इतना भरोसा हो गया कि तैरने वाला समाज तैरना भूल गया। कोसी की गाद निकालना किसी के बस की बात नहीं है। तबाही ऊपर से नहीं आती है, हम तबाही का कारण खुद से जुटाकर रखते हैं। हमारा सारा फोकस राहत और बचाव कार्य के बहादुरी के किस्सों पर टिका रह जाता है और उसी की वाहवाही के बाद हम सामान्य हो जाते हैं। सरकार को भी बचकर निकलने का मौका मिल जाता है। चेन्नई की बाढ़ के बाद भी हम यमुना नदी के, हम मतलब दिल्ली वाले, यमुना नदी के किनारे बसे मकानों को देखने नहीं जाएंगे। हम सब निजामुद्दीन पुल या एक्सप्रेसवे, नोएडा एक्सप्रेसवे से गुजरते समय देखते ही हैं रोज
कि यमुना के बहाव क्षेत्र में कितने मंदिर और मकान बन चुके हैं। पर क्या आपको लगता है कि यह बात तब भी आप नहीं जानेंगे जब मीडिया बताएगा, तभी आप जानेंगे? हम सब इसे देखकर अनदेखा कर देते हैं। अंग्रेजों के समय तक मद्रास प्रेसिडेंसी में 53,000 तालाब थे। वहां सन 1885 में सिर्फ 14 जिलों में कोई 43,000 तालाबों पर काम चल रहा था। यह जानकारी मैंने अनुपम मिश्र की किताब से ली है, जो उन्होंने 1993 में लिखी थी। मद्रास प्रेसिडेंसी ब्रिटिश हुकूमत की प्रशासनिक इकाई का नाम है। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, केरल और कर्नाटक का कुछ हिस्सा मद्रास प्रेसिडेंसी में आते हैं। क्या आज ये तालाब बचे होंगे? आप जवाब जानते हैं। नेताओं ने लोगों को टीवी और मंगलसूत्र दे दिए। बिल्डरों ने इन तालाबों को भरकर प्लॉट काटकर लोगों को बेच दिया। लोगों ने सपना समझकर मकान खरीदा और मकान हो गया मौत का सामान। चेन्नई की सडियार नदी को देखिए। आमतौर पर किसी भी नदी की उम्र लाखों करोड़ों साल होती है। हम 20-30 साल के अनुभव को देखकर उसके फैलाव की जमीन को भर देते हैं। जब बारिश हो जाती है तो हल्ला करने लगते हैं कि 100 साल में ऐसी बारिश नहीं हुई। पर क्या आप और हम या कोई भी दावा कर सकता है कि ऐसी बारिश 1000 साल में 20 बार नहीं हुई होगी? जब होती होगी तब यह अडयार नदी कहां फैलती होगी? क्या अडयार नदी के लिए फैलने की ऐसी जगह अब कोई बची है? नहीं बची है। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने लोकसभा में जो बयान दिया उसमें कारण तो है, मगर वो कारण नहीं है जिसके कारण रिजर्वॉयर बारिश के पानी को संभाल नहीं पाया। रिजर्वॉयर अंग्रेजी का शब्द है जो अंग्रेजों के साथ आया। उससे पहले तमिलनाडु में जलाशयों को और आज भी एरी कहा करते हैं। गृह मंत्री ने नहीं कहा कि अडयार के दोनों तरफ के रास्तों पर अतिक्रमण हो चुका है। अगर तालाब, नदी के किनारे की दलदल की जमीन बची होती तो बारिश के पानी को सोखने का रास्ता मिलता, बच जाते लोग। जो बात गृह मंत्री ने बताई वो ये कि अडयार नदी का फ्लड बेसिन का अतिक्रमण हो चुका है। ये बात उन्होंने नहीं बताई। वहां विकास आ गया है। नदी के किनारे बनी झीलों की जमीन का अतिक्रमण अभी वही सब विकास के नाम से जाना जाता है। दक्षिणी चेन्नई में कई झीलें, 35 बड़ी झीलों में दरार पड़ गई है और उनका पानी जब अडयार में मिला तो अडयार को वो पानी लेकर आगे जाने का रास्ता ही नहीं मिला। आजू बाजू की दलदल जमीन पर अतिक्रमण हो चुका था, लिहाजा शहर में पानी भरने लगा। 1976 में भी अडयार नदी का पानी लोगों के घरों की पहली मंजिल तक पहुंच गया था, लेकिन सब भूल गए। हम अगर हर जगह भूल जाते हैं, ये हमारी सबसे बड़ी खूबी है। जिन्हें हम सत्ता सौंपते हैं वो पर्यावरण के सवाल को मजाक बना देते हैं। अडयार के आजू बाजू यानी दोनों तरफ खूब सारे जलाशय थे जिन्हें अंग्रेज में उसे रिजर्वायर कहते थे। जब नदी का पानी बढ़ जाता था तो इन्हीं जलाशयों में पानी चला जाता था। और अजीब बात यह है कि इन्हीं एरी, जिसे एरी कहते हैं, कि विकास के लिए एरी डेवलपमेंट स्कीम लॉन्च की गई। नाम डेवलपमेंट का रखा गया और काम हो गया अतिक्रमण का। इन जलाशयों की जमीन पर आईटी कंपनियां खुली, स्कूल खोले गए जहां पर्यावरण की पढ़ाई हुई, पर्यावरण को लेकर ड्राइंग कंपटीशन हुए, अच्छे अस्पताल खुले जहां के कर्मचारी बाढ़ का पानी देकर मरीज छोड़ भाग गए। 80 के दशक में चेन्नई के बाहरी इलाकों में, उपनगरों में इंजीनियरिंग कॉलेज खुलने का सिलसिला शुरू हुआ। ये सब जलाशयों की जमीन पर बने। 1990 के उदारीकरण के विकास ने विकास को राजनीतिक सहमति दी और प्रकृति को विकास का दुश्मन मान लिया गया। पानी निकले तो कहां से निकले? समुद्र में मिलने का रास्ता है, मगर समय समय पर रेत की सफाई नहीं होती, इसलिए पानी को वहां लौटकर जाना ही था जहां विकास नामक मुल्क के नागरिक रहते हैं। यही है पल्लीकरनई मार्शलैंड। कभी ये दलदली इलाका आसपास के करीब 250 वर्ग किलोमीटर इलाके में होने वाली बरसात का पानी सोख लेता था। कुछ साल पहले तक इसका विस्तार 50 वर्ग किलोमीटर था, लेकिन आज ये बस 4.3 वर्ग किलोमीटर में सिमट कर रह गया है, अपने वास्तविक रूप से 10% से भी कम। गूगल अर्थ से ली गई इन तस्वीरों में इस मार्शलैंड यानी दलदल को साफ देखा जा सकता है। किस तरह इसके चारों ओर निर्माण उगाया है। इसके उत्तरी छोर पर कूड़े का ढेर खड़ा हो गया है। इसके ठीक बीचों बीच से 2 बड़ी सड़कें गुजर रही हैं, जिन्हें बनाते वक्त ये भी ध्यान नहीं रखा गया कि दलदल का पानी आर पार कैसे बहेगा। बीच में कुछ छोटी मोटी पुलियां बनी हुई हैं, मगर उनकी संख्या बेहद कम है। पल्लीकरनई मार्शलैंड के ही किनारे पर है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी। इसका काम इस बात की पढ़ाई करना है, जनता को बताना है कि अलग अलग तरह के निर्माण से पर्यावरण पर क्या असर पड़ता है, जिसे इन्वायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट भी कहते हैं।
लेकिन खुद इतना बड़ा संस्थान अपनी बुनियाद डालते वक्त पर्यावरण से जुड़ी ये बुनियादी बात भूल गया। 21 फरवरी 2011 के हिंदू अखबार की एक रिपोर्ट है। बसंत नगर के नागरिकों, मछुआरों और पर्यावरणविदों ने 20 फरवरी को अनशन किया था। इन जागरूक लोगों की संख्या अखबार में 200 बताई है। इन्होंने एलिवेटेड एक्सप्रेसवे के बनने का विरोध किया था। आंदोलन का नाम था सेव चेन्नई बीचेज एंड रिक्लेम आवर बीचेज मूवमेंट। इस आंदोलन को ऑनलाइन पर 7 देशों से 250 लोगों ने समर्थन किया। आज चेन्नई डूबा है तो लाखों लोगों का जीवन प्रभावित हुआ, लेकिन जब इसे बचाने के लिए आंदोलन हो रहा था तो 200 लोग भी जमा नहीं हुए। हालांकि आयोजक 200 लोगों से ही उत्साहित थे। इन लोगों का कहना था कि प्रस्तावित एलिवेटेड एक्सप्रेसवे और बीच एक्सप्रेस से 10,000 मछुआरे विस्थापित हो जाएंगे। पर्यावरणविद उस नित्यानंद जयरमन का बयान है हिंदू के उस रिपोर्ट में कि 1991 के कोस्टल रेगुलेशन जोन नोटिफिकेशन के अनुसार बीच के किनारे, समुद्री बीच के किनारे निर्माण कार्य नहीं हो सकता, कंस्ट्रक्शन नहीं हो सकता। बाद में पर्यावरण मंत्रालय ने इस नियम को बदल दिया और निर्माण करने की छूट दे दी। अडियार नदी पर एक हाई स्पीड कॉरिडोर भी बन रहा था, उसका भी लोगों ने विरोध किया। पुरानी रिपोर्ट का जिक्र बस इतना याद दिलाने के लिए किया कि तब जब कुछ लोग सारे लोगों की बात कर रहे थे, तब सारे लोग इन कुछ लोगों को मजाक समझ रहे थे। अडियार के साथ हमने क्या कुछ नहीं किया है इन सालों में। चेन्नई की अडियार नदी, आज कई गाड़ियां इस नदी के पानी में औंधी डूबी हुई हैं। आसपास का पूरा इलाका नदी के पानी में डूब गया है। नदी का स्तर और आसपास के मोहल्लों में पानी का स्तर एक बराबर है। गलियों में जैसे नदी बह रही हो। घरों की छतों पर खड़े लोग ये नजारा देखने को बेबस हैं। उनके बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं। इस नदी को नक्शे पर देखिए। श्री पेरुम्बुदूर तालुका के मलईपट्टू जलाशय से निकलने वाली ये नदी चेन्नई के दक्षिण पश्चिम की ओर से गुजरती है। 42.5 किलोमीटर लंबी ये नदी आसपास के 200 जलाशयों और झीलों का पानी लेकर बहती है। लेकिन ये पानी जाएगा कहां? इसके दोनों ओर आबादी ने घना कब्जा जो कर लिया है। नतीजा चेन्नई की इस भारी बरसात में सामने है। इस पानी की मार आखिरकार इसी आबादी को अपने ऊपर झेलनी पड़ी। अडियार की तरह एक और नदी है जो चेन्नई के बीचों बीच गुजरती है, कुवम नदी, जो चेन्नई को 2 हिस्सों में बांटती है। इसके दोनों ओर जिस कुदरती ढाल से पानी नदी में आता था, आज उस पर भयानक निर्माण हो चुका है। वैसे यह निर्माण कल भी होता रहेगा। हम कुछ सीखने वाले नहीं हैं। यह है कूम नदी। तस्वीरें देखकर आपको पता नहीं चलेगा कि इस नदी का ओर छोर किधर है। नदी अपने दोनों किनारों को तोड़कर शहर में फैल गई है। यह नदी चेन्नई के बीचों बीच से बहती है। चेन्नई शहर का आधे से ज्यादा हिस्सा इसका कैचमेंट इलाका है, जहां का पानी बहकर नदी में आता है। लेकिन आज नदी का पानी पूरे शहर में बह रहा है। अगल बगल के घर एक एक मंजिल तक पानी में डूब गए हैं। यह हालत क्यों हुई, इसके लिए आप ये नक्शा देखिए। कभी 72 किलोमीटर लंबी इस नदी के दोनों ओर का पार्ट दूर तक खाली हुआ करता था, लेकिन आज ये नदी एक पतली लकीर सी सिमट कर रह गई है। नदी के दोनों किनारों से बिल्कुल चिपका कर इतना निर्माण कर दिया गया है कि नदी के सांस लेने की भी जगह नहीं बची। ये घनी आबादी बता रही है कि आज हालात क्या हैं। एक तो नदी के बहने की जगह हमने नहीं छोड़ी, दूसरा अपना सारा कचरा भी उसी नदी में डालते हैं जो सदियों से यहाँ की जीवन रेखा बनी रही। अब आपको ले चलते हैं उत्तराखंड, ताकि आपको ये ना लगे कि हमने सिर्फ चेन्नई की अडियार नदी के किनारों का ही अतिक्रमण किया है। थोड़ा पैन इंडियन फीलिंग आनी चाहिए। दरअसल ध्यान से याद करेंगे तो देखेंगे कि अलग अलग साल में देश के हिस्सों में आने वाली प्राकृतिक आपदा से जो तबाही होती है, उसके कारण एक दूसरे से बिल्कुल अलग नहीं है। मंदाकिनी अलकनंदा के साथ भी हमने वही किया जो अडियार नदी के साथ किया है। क्या अब हमने ऐसा करना बंद कर दिया है? मुझे पूरा यकीन तो नहीं है कि हम ऐसा वहां पर बिल्कुल हुआ होगा। अतिक्रमण आज भी हो ही रहा होगा उत्तराखंड में।
जून 2013 में उत्तराखंड में भारी बारिश के बाद सामने आई ये तबाही भी कोई सबक नहीं दे पाई। वो भी तब जब करीब 6000 लोग इस तबाही में मारे गए, लाखों लोग इससे प्रभावित हुए। इस तबाही के पीछे भी बड़ी वजह रही नदियों के दोनों ओर दूर तक उनके कैचमेंट एरिया में किए गए अवैध अतिक्रमण। ये अवैध कब्जे केदारनाथ से शुरू होकर नीचे हरिद्वार तक नदियों के दोनों ओर किए गए। ये अतिक्रमण कई शक्लों में नदियों के किनारे खड़े हुए। नदियों के थाले में हजारों मकान, इमारतें बन गए। इनमें निजी ही नहीं, कई सरकारी इमारतें तक रहीं। कई बड़े सरकारी संस्थान इसमें शामिल रहे। भारी बारिश के बाद मंदाकिनी, अलकनंदा और उनकी सहायक नदियों ने अपने किनारे के इस पूरे अतिक्रमण को धो डाला। नियमों के तहत नदी के दोनों ओर 200 मीटर तक कोई निर्माण नहीं हो सकता, लेकिन इन नदियों के बगल से गुजरने पर पता चलेगा कि इस नियम का कहीं कोई पालन नहीं हो रहा और अब भी अवैध निर्माण धड़ल्ले से चल रहा है। नदी किनारे अवैध निर्माण ही नहीं, कई बांध प्रोजेक्ट भी उत्तराखंड में नदियों के रास्ते में बन रहे हैं। अलकनंदा नदी के बेसिन में 6 बांध पूरे हो चुके हैं, 7 बांध लगभग पूरे होने को हैं और 24 बांध प्रस्तावित हैं। इनमें से कई बांध प्रोजेक्ट 2013 की तबाही में पानी में बह गए। केंद्र सरकार के वन एवं पर्यावरण मंत्रालय की एक रिपोर्ट के मुताबिक इन बांधों ने भी बाढ़ की विभीषिका को बहुत बड़ा कर दिया। बांधों से हुए बेढब निर्माण और खुदाई से निकली लाखों टन मिट्टी नियमों को ताक पर रखते हुए जिस तरह नदी किनारे ही डंप कर दी गई, उसने भी इस तबाही में बहुत बड़ी भूमिका अदा की। खुद केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दाखिल कर ये जानकारी दी, लेकिन अब भी कई बांध कंपनियां सुप्रीम कोर्ट में अपने अपने प्रोजेक्टों को मंजूरी दिए जाने या काम शुरू किए जाने के लिए पैरवी कर रही हैं। इतनी बड़ी तबाही के बाद भी केंद्र सरकार इस पूरे मुद्दे पर अभी तक अपना साफ रुख सुप्रीम कोर्ट में नहीं रख पाई है। कमेटी के बाद कमेटी बनाकर इस मामले को टाला जा रहा है, वो भी तब जब सरकार निर्मल गंगा अविरल गंगा नाम से अपने बड़े अभियान का ऐलान कर चुकी है, लेकिन कोई ठोस काम जमीन पर अब भी सामने नहीं दिख रहा। प्राकृतिक आपदा के समय एक कहानी बहुत छा जाती है और यह सही भी है कि जब संकट आता है तो हम सब एकजुट हो जाते हैं। जब संकट के आने के कारण बन रहे होते हैं, हम तभी एकजुट नहीं हो पाते हैं। इस अंतर को समझना चाहिए। संकट के समय की एकजुटता में बहादुरी और एकता की जो कहानियां खोजी जाती हैं, उससे हम भावुक तो हो जाते हैं, लेकिन संकट समाप्त होते ही हम मूल कारणों की तरफ देखना बंद कर देते हैं। वैसे इसे भी नोटिस किया ही जाना चाहिए कि चेन्नई की बाढ़ ने वहां के नागरिकों को किस तरह से एकजुट किया है। लोगों ने नए नए तरीके से राहत के काम चलाए हैं, जिससे आने वाले दिनों में आपदा प्रबंधन के तरीकों के प्रति हमारे सिस्टम की और हमारी भी एक समाज के तौर पर बेहतर होती है समझ। जिन सड़कों पर कारें चला करती थी, वहां नावें आ गईं, तरह तरह की चीज़ों से नावें बना ली गईं। तमिलनाडु फायर एंड रेस्क्यू सर्विस की 50 नावों ने काफ़ी राहत का काम किया, 10,000 लोगों को नावों के जरिए बचाया। कैब सर्विस चलाने वाले नाव सर्विस चलाने लगे। 2005 में भी यहाँ 3 फीट तक पानी भर गया था, तब भी नावें चली थीं। चेन्नई शहर के कई लोगों ने अपने कीमती मकानों और सामानों को छोड़कर शहर से भागने का भी फैसला किया, भागे भी। कई लोग तो राज्य छोड़कर ही चले गए। ग्राउंड फ्लोर पर रहने वाले पहली दूसरी मंजिल पर भागने लगे। बिना बिजली और बिना सप्लाई के कई दिनों से रह रहे हैं। मरीज हैं, बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं। सोचिए, जिन अपार्टमेंट को हमने जीवन सुरक्षा के लिए खरीदा, उन्हीं में रहते हुए भयभीत होना पड़ रहा है। यह मत समझिए कि ऐसा चेन्नई में ही हुआ, यह कहीं भी हो सकता है। बाढ़ से निकलते वक्त कितनों की जीवन भर की कमाई तबाह हो गई, पैसे बह गए। किसी ने बेटी की शादी की तैयारी कर रखी थी, सारा सामान पानी में खराब हो गया। लोगों के घर में सांप घुस आया। पालतू जानवर भी इस बाढ़ में बह गए। कुछ लोगों ने पालतू जानवरों को चेन्नई से बाहर ले जाने का बीड़ा भी उठाया, मगर इस बाढ़ ने चेन्नई को किस किस तरीके से बर्बाद किया है, हम शायद सबकी कहानी कभी जान भी ना पाएंगे। बड़ी संख्या में घर वाले मध्यम वर्गीय लोग एक झटके में बेघर हो गए। अपार्टमेंट में रहने वाले लोग ट्विटर और व्हाट्सएप के जरिए मदद मांगने लगे। पानी इतनी तेजी से चढ़ने लगा कि उनकी घबराहट बढ़ी। साफ है कि एक छोटी नदी से हमने छेड़छाड़ की तो उसकी सजा कितनी सख्त मिली। चेन्नई के अन्ना नगर से किसी ने मैसेज किया कि मेरी बहन अपने 1.5 साल के बच्चे के साथ है, वह दूसरी मंजिल पर है, लेकिन वहां बिजली नहीं, खाने के लिए कुछ भी नहीं है। 12 फीट तक पानी आ गया है। पहली मंजिल में भी 2 फीट पानी भरा हुआ है। लोग मदद कर रहे थे तो कई जगहों पर मदद पहुंच नहीं पा रही थी।
जिस शहर को हम सब सुरक्षित मानते हैं वो जानलेवा हो चुका है, वो कभी भी डूब सकता है। इसलिए बात राहत कार्य की बहादुरी की नहीं है, बात है उन कारणों की जिनके कारण ये तबाही आई है। क्या यही लोग तबाही के बाद उन कारणों की तरफ ध्यान देंगे? अतीत के सारे अनुभव बताते हैं कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। हम एक और तबाही के इंतजार में भूल जाएंगे। सौम्या राव और कार्तिक बालाकृष्णन ने chennaiRains.org एक वेबसाइट ही बना दी। इनके बारे में बहुत जानकारी तो नहीं मिली, लेकिन chennaiRains.org बाढ़ में फंसे लोगों की मदद का बेहतर केंद्र बन गया है। कोई भी इस वेबसाइट पर जाकर मदद के लिए लिख सकता है। मदद देने वाले भी इस वेबसाइट के जरिए संपर्क कर सकते हैं। यह साइट बताने लगा है कि ठहरने का सुरक्षित स्थान कहां पर है, किस जगह पर पानी की कमी है और कहां किसी को डॉक्टर की मदद चाहिए। इस वेबसाइट पर जाकर केरल के एक एनजीओ ने लिखा है कि हम कंबल और कपड़े दे सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया से सविता कृष्णन ने अपना फोन नंबर दिया है और लिखा है कि मैं कुछ पैसे दान देना चाहती हूं। राम्या सिंगापुर से लिखती हैं कि प्लीज बताइए वो कैसे पैसे दे सकती हैं। आनंदन ओल्ड एज होम ने सूचना छोड़ी है कि 1 बजे के बाद से भोजन की यहां पर व्यवस्था है। एक सज्जन ने फ्री बस सर्विस देने की पेशकश की है कि त्रिची तक ले जा सकते हैं। राहुल झा ने लिखा है कि वे एक डॉक्टर हैं पेशे से, जिसे भी कांचीपुरम के आसपास मेडिकल मदद चाहिए प्लीज मुझे फोन कीजिए। राहुल झा ने अपना फोन नंबर भी साइट पर छोड़ा है। नई दिल्ली से हिना ने लिखा है कि मैं खाने के लिए पैसे देना चाहती हूं। कविता ने इस साइट पर कमांडर अरुल का नंबर दिया है कि किसी को हेलीकॉप्टर की मदद चाहिए तो वो कमांडर से संपर्क कर सकते हैं। गौर करने की बात यह है कि सभी सूचनाओं में सटीक जानकारी दी गई है, नंबर दिए गए हैं, लोकेशन दिए गए हैं। ये वेबसाइट नागरिक भागीदारी का अच्छा उदाहरण बन गया है कि किस तरह से लोग भी आपस में मिलकर मदद कर सकते हैं। यह वेबसाइट सरकार के भी बहुत काम आ सकती है। बस ये भागीदारी पर्यावरण और नदियों को बचाने की भागीदारी में बदल जाए तो इन्हीं लोगों से बहुत कमाल हो सकता है। मुंबई के बाद चेन्नई की बाढ़ ने साबित कर दिया कि हमारे शहर सुरक्षित नहीं है। मेट्रो शहरों का ये हाल है। यहां आने वाली तबाही का पैमाना कितना भयंकर है। देखिए कैसे कैसे हालात में लोग मदद मांग रहे थे। बुधवार दोपहर षणमुगम सुंदर ने न सिर्फ मदद मांगी बल्कि किस जगह मदद चाहिए उसका नक्शा भी दिया। उन्होंने लिखा कि मेरी पत्नी 4 महीने के बच्चे के साथ मुथुरंगम ब्लॉक के 10/1 टेरेस पर है। उनका फोन नंबर बंद हो चुका है। वहां पर कई और परिवार पहुंच गए हैं क्योंकि वो 2 मंजिला मकान है। प्लीज इस मैसेज को ज्यादा लोगों के साथ साझा कीजिए ताकि उन तक बचाव दल पहुंच सके। इसी तरह से इंडस्ट्रियल एस्टेट के नजदीक मजदूर बस्ती में 1000 परिवार फंसे हुए हैं। उन्हें भी तुरंत मदद पहुंचाने के लिए किसी ने सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया है। इस तरह के संदेशों से चेन्नई और बाहर के वेबसाइट, व्हाट्सएप और ट्विटर भर चुके हैं। कार्तिकेयन ने ट्वीट किया कि मेरे ससुर जी पहले मंजिल के मकान में रहते हैं, डायबिटीज के मरीज हैं, दिल का दौरा पड़ चुका है। ग्राउंड फ्लोर से पहली मंजिल पर जाते समय उनकी दवा छूट गई है। उनका फोन बंद है। इलाके में 6 फीट तक पानी भर गया है। क्या कोई उन तक बचाव दल को भिजवा सकता है? यह सब इसलिए बता रहा हूं ताकि पता चल सके कि इस तबाही में लोग किन किन दिक्कतों से गुजरे हैं। मदद के लिए लोगों ने अपने घर के दरवाजे भी खोले हैं। कई लोगों ने लिखा है कि वे बचाव कार्य में मदद करना चाहते हैं। कई जगहों पर लोगों ने खुद से बचाव कार्य को संचालित करना शुरू कर दिया है। अपने स्तर पर लोगों ने 10-10 हजार लोगों तक की मदद की है। 20 दिनों से चेन्नई में बारिश हो रही है। शुरू में लोगों को लगा कि बारिश खत्म होते ही बाढ़ का पानी बह जाएगा, लेकिन पानी जाता कहां? जाने का तो कोई रास्ता ही नहीं बचा था। वैसे लोगों ने अपनी तरफ से आविष्कार भी खुद बहुत सारे किए। तरह तरह की चीज़ों से नावें बना डाली। YouTube से हमें ये वीडियो मिला है। इसमें जानकारी लिखी है कि तमिल फिल्मों के एक कॉमेडियन है मशहूर, उन्होंने अपने दोस्तों के साथ इस तरह से बाढ़ प्रभावित लोगों की मदद की है। RJ बालाजी का भी खूब नाम आ रहा है मदद करने वालों में। और ये वीडियो जो आप देख रहे हैं वो 17 नवंबर का है। जैसा मैंने कहा कि 20 दिनों से ये बारिश हो रही है चेन्नई में। तो एक बात समझिएगा कि विकास अगर गलत जगह में लालच की नीयत से उन जगहों को भरकर किया जाएगा, अपार्टमेंट या IT या एक्सप्रेसवे बनेंगे जो नदियों के बहने की जगह हैं, तो वो विनाश लाएगा ही लाएगा। देख लीजिए कि दिल्ली में क्या हालत हो जाती है जरा सी बरसात पे। मुंबई की हालत हमने देखी है और चेन्नई की हालत देख रहे हैं। चेन्नई में रेलवे स्टेशन, मॉल, सिनेमा घर भी लोगों ने खोल दिए। कहीं होटल वालों ने अपने सारे कमरे खोले तो कहीं SRM यूनिवर्सिटी ने भी अपने सारे कमरे प्रभावित लोगों के लिए खोल दिए। जाहिर है हम समाज के तौर पे आपदा प्रबंधन के प्रति ठीक ठाक सजग होते जा रहे हैं और ये बहुत अच्छी बात है।
हमें खरीदने के जो सपने बेचे जाते हैं उनमें मकान के बाद कार दूसरा सबसे बड़ा सपना है। चेन्नई की बाढ़ में न जाने कितनी कारें बर्बाद हो गई। हम किसी भी शहर को देख सकते हैं, हर जगह, हर खाली जगह पर हमने कारें खड़ी कर दी हैं। लिहाजा बाढ़ के वक्त जब जान का ही ठिकाना नहीं रहेगा तो कौन कार बचाने जाएगा। जब सड़क नहीं बचेगी तो कारें कहां तैरेंगी, कहां चलेंगी। कारों ने भी कम अतिक्रमण नहीं किया है और कारों के लिए हमने कम अतिक्रमण नहीं किया है। लिहाजा डूबती उतराती कारों की तस्वीर देखकर जरा एक मिनट के लिए सोच लीजिए कि कहीं ये आपकी कार होती तो कलेजे में कैसा दर्द होता। टीवी पर जब मैं इन तस्वीरों को देख रहा था तो पहले ये बेजान सी लगी, फिर धीरे धीरे महसूस करने लगा कि बैंक लोन से खरीदी गई कारें कबाड़ में बदल गई हैं, जीवन भर का बोझ बन गई हैं। अफसोस, सरकारें जान का मुआवजा तो देती हैं, कार का नहीं देती। बीमा कंपनी वाले भी पैसा ना देने का जुगाड़ कर ही रहे होंगे। चेन्नई टाइप शहर के लिए बाढ़ का बीमा होता होगा या नहीं, इसकी जानकारी मुझे नहीं है। आप जानते होंगे कि चेन्नई में गाड़ियों का घनत्व पूरे देश में सबसे ज़्यादा है, दिल्ली से भी ज़्यादा, यानी इलाके के अनुपात में यहाँ कम जगह में सबसे ज़्यादा गाड़ियाँ हैं। संख्या के लिहाज से चेन्नई का नंबर दिल्ली के बाद आता है। 37 लाख गाड़ियां हैं इस शहर में। यही नहीं, चेन्नई में ऑटोमोबाइल के पार्ट्स बनते हैं। बारिश के कारण उद्योग को 1500 करोड़ का नुकसान हुआ है। बाढ़ के कारण फोर्ड, हुंडई, रेनॉल्ट, निशान के प्लॉट बंद कर दिए गए हैं। पूरे देश में इन गाड़ियों की डिलीवरी पर भी असर पड़ने वाला है। ये मैंने इसलिए बताया कि चेन्नई की बर्बादी उन मध्यम वर्गीय सपनों की बर्बादी है जिन्हें हमें देखना सिखाया गया। इसमें कोई गलती नहीं है, लेकिन हर शहर को उन जगहों पर क्यों बसाया जा रहा है जहां पर नहीं बसाना चाहिए। इतनी सी बात अगर हम समझ गए होते तो हम सब की जिंदगी भर की कमाई इस तरह से बर्बाद नहीं होती। बस याद करते चलिए कि ऐसी शहरी तबाही एक एक कर अलग अलग शहरों में आती जा रही है। जहां पहले शहर पर डाका पड़ा और अब शहर हम पर डाका डाल रहा है। सोचिए, जो गरीब होते हैं, जो गरीब हैं, उन्हें इस बाढ़ ने कैसे बर्बाद किया होगा, पर गरीब की कौन सोचता है। चेन्नई में गुरुवार के दिन धूप खिली रही, बारिश कम हुई। हालांकि मौसम विभाग ने शुक्रवार के दिन भारी बारिश की आशंका जताई थी। गुरुवार के दिन कई इलाकों में छिटपुट बूंदाबांदी हुई, लेकिन वैसा नहीं जैसा मौसम विभाग कह रहा था। इस बीच चेन्नई के हालात की कुछ और तस्वीरें हमारे सहयोगी तेजस मेहता ने भेजी है, और यह है चेन्नई का डिफेंस कॉलोनी इलाका। सेना के जवान नावों में सवार होकर प्रभावित इलाकों में लोगों तक राहत पहुंचाने की कोशिश में है। डिफेंस कॉलोनी में ये सरकारी मकान जो है, ये ड्रोन से भी मदद ली जा रही है। पानी में बहुत सारे मकान डूब गए हैं और ऊपरी मंजिल तक में जाकर ये देखिए गाड़ियां, घर, इन सामानों का क्या हालत होगा। ये बिजली का तार, वैसे शहर में बिजली के कनेक्शन काट दिए गए हैं। राहत टीमों ने लोगों तक, ये अस्पताल की हालत है, यहाँ पर देख लीजिए कि क्या हाल है। यहाँ पर मरीज जो फंसे होंगे, राहत ने दवा वगैरह काफ़ी पहुँचाई है। ये गाड़ियाँ आप देख ही रहे हैं और कारों की छज्जों पर जवान चढ़कर और रस्सियों के जरिए लोगों को उतारने का काम कर रहे हैं। बूढ़े और बच्चों को नावों के जरिए सुरक्षित जगहों पर निकाला गया है। यह अडियार झील से लगा हुआ इलाका है। लोग इस बात से नाराज हैं कि झील का पानी छोड़ने से पहले चेतावनी नहीं दी गई। दी भी जाती तब भी सामान तो बर्बाद होता है। चेन्नई में भारी बारिश के बीच जंगली जानवरों की भी हालत खराब है। ऊपर से सांप जैसे जहरीले जानवरों के काटने का भी डर है। ऐसी एक तस्वीर यह है कि जिसमें सांप को एक डंडे का सहारा देकर आबादी के इलाके से हटाया गया है। अब चेन्नई के जेमिनी पार्क के पास देखने और बोलने में जो बच्चे सक्षम नहीं हैं, उनके उस स्कूल में 250 बच्चे फंस गए हैं हॉस्टल में। निहाल किदवई जब वहां पर गए तो पता चला कि उन्हें ना तो खाना मिल पा रहा है, ना पीने का पानी। बस पास पड़ोस के लोग भी इस मुसीबत में उनकी मदद के लिए आगे आ जा रहे हैं। मूक बधिर स्कूल के इस हॉस्टल में लड़के लड़कियों के लिए 24 घंटे खाना पानी सब मुहाल हो गया। पहली मंजिल पर पानी भरा था और कैंपस से निकलना मुमकिन नहीं था। हम लोग अभी कुछ खाना लेके आए हैं और कल रात से कुछ बच्चों ने कुछ लिया ने, करीबन 250-300 बच्चे अंदर है। डिफरेंट डम है ये लोग, और पानी आप तो देख ही रहे हैं, करीबन 4 फीट तक है पानी। और सबसे बड़ी दिक्कत है पीने का पानी भी नहीं है। सो वी आर ट्राइंग टू ऑर्गेनाइज सम मोबाइल, कोई पानी में जो फ्लोट होके लेके जाए सर, और पब्लिक का भी थोड़ा बहुत सपोर्ट है। हम इन बच्चों के लिए खाने पीने का कुछ इंतजाम करने की कोशिश कर रहे हैं। भीतर करीब 250 बच्चे हैं। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं क्योंकि सुबह से इन बच्चों ने नाश्ता तक नहीं किया है। पड़ोसियों को ख्याल आया तो उन्होंने इसकी सुध ली। नाव के जरिए इन तक खाने पीने के सामान को पहुंचाया गया।
वहाँ 102 बच्चे थे। हर तरफ पानी भर गया था। हमें खड़े होकर खाना पड़ा। कमरे में भी पानी भराया था। सोने के लिए हमारे पास बिस्तर नहीं थे। दूसरी मंजिल तक पानी भर गया और हमारी सारी मशीनें और किताबें खराब हो गईं। चारों तरफ पानी से घिरे इन बच्चों को राहत पहुंचाना एक बड़ी जरूरत है। अभी सबसे बड़ी चुनौती इन बेजुबान बच्चों को यहाँ से बाहर निकालना है। ये ना तो बोल सकते हैं, ना देख सकते हैं, ना सुन सकते हैं। 250 के आसपास बच्चे इस सरकारी स्कूल में रहते हैं जहाँ हॉस्टल भी है, और ये बुरी तरह से फंस गए थे। 24 घंटों से इनके पास खाने पीने के लिए कुछ नहीं था, लेकिन कुछ स्थानीय लोगों ने आगे बढ़ के इन बच्चों की मदद की, जिससे इन्हें नई जिंदगी मिली है। अब सरकार की ये जिम्मेदारी है कि वो आगे बढ़े और इन बच्चों को यहाँ से सुरक्षित बाहर निकाले। माउंट रोड जेमिनी फ्लाईओवर, चेन्नई से कैमरामैन गोविंद मूर्ति के साथ निहाल खिदवई, एनडीटीवी इंडिया। दिक्कत ये है कि जब भी आप देखेंगे कि कई शहरों में डेवलपमेंट अथॉरिटी बना दी गई है, और ये अथॉरिटी ज़्यादातर इनकी निगरानी में और इनकी नज़र में जो जलाशयों को भरकर प्लॉट काटा जा रहा है, तालाबों को भरकर काटा गया, जिनका काम है बारिश के अतिरिक्त पानी को सोखना, अपने अंदर समा लेना, वो पानी को कहाँ बाहर नहीं फेंकेंगे तो कहाँ फेंकेंगे। और इस तरह से हम देख रहे हैं कि हमारे सारे बड़े शहर जो हैं वो तबाही का कारण बनते जा रहे हैं। ये पढ़ाया जाता था कि जब भी पर्यावरण से तबाही आती है, जलवायु संकट आता है, तो गरीब लोग ज़्यादा प्रभावित होते हैं। अब आप देख सकते हैं कि अमीर ताकतवर लोग भी अपने संसाधनों को किस तरह से बर्बाद होते हुए देख रहे हैं। जान माल का नुकसान तो हो ही रहा है। छोटे से ब्रेक के बाद आ रहे हैं।